मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आंसर की है वो कल रिलीज़ कर दी है, जिसमें हमारे सब्जेक्ट यानी कि पॉलिटिकल साइंस की आंसर की भी आ चुकी हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे अचीवर्स को प्रॉब्लम आ रही थी आंसर की को देखने में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आंसर की के नाम पे हमें सिर्फ एक पेपर दे दिया गया है, हमें सिर्फ एक शीट दे दी गई है जिसमें आंसर 1 2 3 करके दे दिए गए हैं, जबकि सबके फॉर्मेट अलग थे, सबके जो क्वेश्चन पेपर था वो डिफरेंट थे, जिसकी वजह से अचीवर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी मिलाने में। मैंने देखा मेरे पास भी बच्चों ने कई सारे कमेंट किए कि मैम बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी आ रही है। तो इसी के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे आज ये आंसर की जो है आपके सामने ये सॉल्व करा रही हूँ। और दूसरी बात ये दोस्तों कि उस आंसर की जो मिली भी है वहाँ पे कई बच्चों ने मैसेज किया कि ये फ़ेक है, गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है, ना ही वो फ़ेक है और ना ही वो गलत है। इसके लिए क्या किया हुआ है इन्होंने कि एक मास्टर पीडीएफ जैसा दिया हुआ है, ठीक है, और उस पीडीएफ के हिसाब से आंसर की दी हुई है। तो आपको क्या करना है ना, उसमें अपने क्वेश्चंस लगाने हैं, उसमें अपने क्वेश्चंस ढूंढने हैं, आंसर की से मिलाने हैं। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो मैंने आपकी हेल्प करने के लिए उस पीडीएफ को डाउनलोड करके और उसमें आंसर्स मैच कर लिए हैं। अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें करनी है दोस्तों। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि अपने आंसर ढूंढने हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपको ऑप्शन भी देखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मेरी इस पीडीएफ में जो ऑप्शन ए हो आपका भी वो ऑप्शन ए ही हो सकता है कि वो आपका ऑप्शन डी हो। तो बहुत ही ध्यान से पीडीएफ को मिलाइएगा दोस्तों और फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें समस्याएँ जो है सामने आ रही हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिन्हें भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो दोस्तों, उन सभी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मेरी पीडीएफ में देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। हम पेन चेंज कर लेते हैं कलर, ठीक है। तो मेरी पीडीएफ में पहला क्वेश्चन बता रहा है कि भुवनेश्वर व पुरी के मंदिर किस शैली में है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लीजिए, यहाँ पे जनरल जो नॉलेज वाला पोर्शन था जिसमें 30 क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आपने देखा, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो इसका आंसर है दोस्तों नागर शैली, ठीक है। ऑप्शंस पे नहीं जाइएगा, आप देख लीजिए कि आपके में नागर शैली कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपने पेपर में वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन भी ढूंढ लीजिएगा। ऐसे ही करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम जैसे कि बहुत मुश्किल, सभी लोग कह रहे थे कि काफ़ी टफ था एग्ज़ाम, तो इस बार आंसर की मिलाना भी टफ है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपके लिए आसान इसको जितना कर सकती थी उतना कर पाई हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि नीचे दिए गए जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कथन आर है, क्या कहा गया है। तो कथन ए कह रहा है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में दिल्ली भारत मंडपम में हुआ था। आर कह रहा है सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से हैं और भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। इस क्वेश्चन के लिए आंसर है दोस्तों, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ये इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ दोस्तों क्योंकि ऑप्शन आपकी बुक में, आपकी बुकलेट में ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। 2024 में एफ डी ए, ठीक है, एक मिनट, एफडीए द्वारा अनुमोदित कौन सी दवाई अल्जाइमर रोग की प्रकृति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलाइड प्लेक को लक्षित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसुनला, ठीक है, किसुनला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देसी गाय को राज्य गोमाता का दर्जा दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, एशियंस बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी। कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों। तो ये आयोजित की गई थी रियाद में, ठीक है। मैं अपनी स्पीड थोड़ी तेज़ी रखूँगी दोस्तों क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हैं। आप लोग अपने हिसाब से वीडियो को स्लो करके या फिर वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चंस मिला लीजिएगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा विश्व शतरंज विजेता है? तो गुकेश, डी गोम्बा, राजू। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध में डाटा संग्रह की विधि नहीं है पूछा गया है। कौन सी नहीं है दोस्तों? तो साहित्य समीक्षा, इसमें डाटा संग्रहण की विधि नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। शिक्षण में परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? शिक्षण में परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसके लिए आंसर दिया हुआ है विलियम हर्ड किलपैट्रिक को। ठीक है, विलियम हर्ड किलपैट्रिक को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियाँ क्या हैं? तो इसके लिए आंसर दिया हुआ है दोस्तों केवल ए, बी और डी। ठीक है, तो इसके लिए आंसर दिया हुआ है ए, बी और डी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा गया है दोस्तों। तो आंसर कह रहा है पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए जो आयोजित किया जाता है। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो दार्शनिक या फिलोसफिकल इसकी विधि नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिखित संप्रेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने 2005 में ई ज्ञान कोश की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 है। सार्वजनिक वाईफाई प्रयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है? तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है अपने कनेक्शन को एनक्रिप्टेड करने के लिए VPN का प्रयोग करना, यानी कि यूज़ ऑफ VPN टू इनक्रिप्ट योर कनेक्शन। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15। नेटवर्किंग में VPN पे 2 क्वेश्चन आए हैं। VPN क्या होता है? VPN की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे। तो क्या है दोस्तों? तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1972 में। 1972 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती? पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं डालती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संभावित प्रभाव हैं के अतिरिक्त। किसके अतिरिक्त संभावित प्रभाव हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जैव विविधता में वृद्धि, इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो ये है चेन्नई। सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा 19 के लिए चेन्नई। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है? कौन सी वर्षा का प्रकार है? तो कौन सा है दोस्तों? चक्रवातीय या साइक्लोनिक। ठीक है, चक्रवातीय या साइक्लोनिक यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन रॉय। ठीक है, राजा राममोहन रॉय यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 23।
निम्नलिखित में से किसे 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में कूट है, इसको मैच करना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या सही उत्तर दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी कि 3 को इससे मिलाना है, 3 1 4 2। ठीक है, कुछ इस तरीके की आपकी मैचिंग यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, 3 1 4 2। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। तो प्रश्न संख्या 25 यहाँ पे पूछ रहा है, चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कौन सा एक सत्य है? कौन सा एक सत्य है पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, उसके पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। इट हैज़ द अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। यहाँ पे इसको सही उत्तर माना गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है संसदीय शासन व्यवस्था से। संसदीय शासन व्यवस्था में तो क्या है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटर। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ये उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 27। संसद के किस सदन में सदस्यों को प्राक्कलन समिति गठित की जाती है? संसद के किस सदस्यों से प्राक्कलन समिति गठित की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल ए। केवल लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है, तो केवल ए, ओनली ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देख लेते हैं दोस्तों। तो 28 का आंसर जो है 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3। ठीक है, इस कूट में आपका आंसर होगा। आप इसको ध्यान से मैच कर लीजिएगा कि आपका सही उत्तर क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29। केंद्रीय बजट 25-26 में किस राज्य को मखाना बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो बिहार सही उत्तर है इसका दोस्तों। ठीक है, लास्ट प्रश्न है सामान्य ज्ञान का। केंद्रीय बजट 25-26 में कमाई में सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से आने का अनुमान लगाया गया है? तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आयकर या इनकम टैक्स। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे 30 वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उदार लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो क्या है यहाँ पे उत्तर दोस्तों? केंद्रीकृत नियोजन। केंद्रीकृत नियोजन या सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा का तर्क है कि संप्रभुत्ता की अवधारणा को राजनीति से हटा देना चाहिए? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? बहुलवाद या प्लूरलिज्म। ठीक है, सही उत्तर इसका बहुलवाद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों के आंसर में साथ ही बता दे रही हूँ दोस्तों, ताकि आपका जो भी मीडियम हो हिंदी या इंग्लिश दोनों ही लोग अपने आंसर को मिला सकें। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसकी विशेषता नहीं है विधानमंडल की सीमित शक्तियाँ। ठीक है, विधानमंडल की सीमित शक्तियाँ राष्ट्रपति शासन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, लिमिटेड पावर ऑफ लेजिस्लेशन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों को उच्च प्राथमिकता देता है? कौन सा सिद्धांत देता है? तो उदारवादी सिद्धांत या लिबरल थ्योरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा 2 1 4 3। ठीक है, 2 1 4 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे कूट जो है वो मैच हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल।
राष्ट्रवाद सामूहिक विचार, सामूहिक भावना एवं सामूहिक जीवन यापन की प्रणाली है। यह परिभाषा किसने दी है राष्ट्रवाद की? तो ये परिभाषा दी है जिमर्न ने। ठीक है, जिमर्न। नेशनलिज्म से एक क्वेश्चन है यहाँ पे जिमर्न का। ठीक है, अगला देखते हैं। किसने राष्ट्र को स्वयं को निज के राज्य में यथेरयता प्रकट करने वाली भावना के एक समुदाय के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 38वां क्वेश्चन। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 और 1। ठीक है, आसान प्रश्न था। आई होप ये सबका सही हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, कथन कारण। ठीक है, पहला कथन कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वदेशी बहिष्कार और हड़ताल तिलक की विचारधारा के केंद्र में थे। और दूसरा तर्क कह रहा है कालांतर में इन विचारों को सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्य को अग्रसारित करने के लिए अंबेडकर ने भी अपनाया था। तो इसके लिए क्या उत्तर है? इसके लिए सी उत्तर है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया इसका आंसर? ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है यहाँ पे, अंबेडकर अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत में विश्वास करते थे। कथन दूसरा कह रहा है वे अधिकारों की अधिच्छेदता पर बल देना चाहते थे। ठीक है, इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ए और 2 कथन दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, उत्तर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मुझे भी काफ़ी मेहनत लगी है इस पीडीएफ को ढूंढने में और आंसर्स को मैच करने में, फिर वीडियो को बनाने में। तो अगर आपको मेरी मेहनत लग रही हो अच्छी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी जो आंसर की चेक करने में परेशानी आ रही है वो ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सही क्रम को पहचानिए। तो यहाँ पे सही क्रम क्या है? नैसर्गिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध और नागरिक समाज। नेचुरल राइट्स, स्टेट ऑफ नेचर, कॉन्ट्रैक्ट एंड सिविल सोसाइटी। आंसर नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी से तो आपको कोई मतलब नहीं है, बस अपना ये मिला लीजिएगा, नेचुरल राइट्स, स्टेट ऑफ नेचर, कॉन्ट्रैक्ट एंड सिविल सोसाइटी, ये क्रम रहेगा, क्रम मिला लीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे असंगत सुमेल का चयन कीजिए। तो असंगत सुमेल का चयन करना है तो यहाँ पे कल्चरल इंडस्ट्री मोस्का, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे असंगत है यानी कि गलत है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या रहा है यहाँ पे? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक है, 2 3 1 और 4। ठीक है, 2 3 1 4 यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। डेविड ईस्टन ने निम्नलिखित में से डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद के कौन से लक्ष्य हैं? कौन से लक्ष्य हैं बताना है आपको। तो इसके लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद अध्ययन केवल सत्यापन, प्रविधि, प्रयोग, प्रदर्शन, निर्माण को लक्ष्य मानता है। मानकीकरण, व्यवस्थीकरण, व्यवस्थाविधिकरण, समग्रता, नियमन व्यवहारवादी अध्ययनों के मुख्य तत्व होते हैं। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है नागरिक संस्कृति के विचार के विकास हेतु आमंड और बर्बा ने निम्नलिखित में से किस एक देश का भी अध्ययन किया था? किस एक देश का भी अध्ययन किया था? 5 देशों का अध्ययन किया था दोस्तों, याद होगा आपको। उसमें से पूछा गया कि किस देश का अध्ययन भी किया था? तो मैक्सिको। ठीक है, उन 5 देशों में से एक मैक्सिको भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 46वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है देखना है। तो डेविड ईस्टन द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ये क्या है? इसमें सही नहीं है, गलत है, यानी कि ये हमारा सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 आर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्थाएं हैं। राजनीतिक विकास की अवस्थाएं बतानी है आर्गेन्स्की के अनुसार। तो इसका कूट हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3 यानी कि 1 2 बस 4 3। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 कह रहा है आमंड के अनुसार निम्नलिखित में से व्यवस्था की विशेषताएं कौन सी हैं? सर्वव्यापकता या समग्रता, अंतर्निर्भरता, सीमाओं का अस्तित्व, संसाधनों की उपलब्धता। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें से? 1 2 3 1 2 और 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इसको थोड़ा और पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? 3 4 2 1। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। न्यू रियलिज्म को किससे मिलाया जा रहा है? क्यूहन से। रूट्स ऑफ रियलिज्म फ्रैंकल से। द मैन द स्टेट एंड वॉर केनेथ वॉट से। अर्थशास्त्र कौटिल्य से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बी, यहाँ पे ये उत्तर बन रहा है 3 4 2 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संघवाद को स्वशासन और साझा शासन के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो डेनियल प्लाजर ने। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं 51वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास का सिद्धांतकार नहीं है? राजनीतिक विकास का सिद्धांतकार कौन नहीं है? तो ऑरेंज लिचफर्ड इसमें से राजनीतिक विकास का सिद्धांतकार नहीं है। तो इसलिए यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों, हाँ 52 की ओर। चलिए देखते हैं, भारत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रस्तुत होने का क्रम क्या है? ठीक है, 19 में किस क्रम में मिली हुई है ये बताना है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा 4 2 3 1 4 2 3 1। यानी कि पहले ये मिला हुआ है 1 नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे 2 मिला हुआ है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे ये मिला हुआ है और चौथे नंबर पे हमें ये मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 2 3 1 यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संघ की विशेषताएं हैं। तो 1 3 और 5, 1 3 5 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकार शक्ति निम्नलिखित में से किसका समायोजन है ये बताना है। ठीक है, चलिए इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 नंबर के लिए, कूटों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। केस दिए हुए हैं, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 4 2 1 और 3। ठीक है, इस तरीके से इनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4 2 1 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रतिपादिका इसमें बताना है सही उत्तर क्या है हमारा। तो बजटरी प्रक्रिया संसद के विभिन्न चरणों से होकर गुजरती, ये सही है। इसका आरंभ संसद में बजट के प्रस्तुतिकरण से होता है, ये भी सही है। और विनियोग विधेयक बजट सामान्य बजट का हिस्सा होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो 1 2 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1 2 4। इसी तरीके से अगला प्रश्न भी है प्रतिपादिका, इसमें पूछा गया है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2। भारत ने इसे पूर्व सोवियत संघ से अंगीकृत किया था। ठीक है, तीसरा भारत में नियोजन के मुख्य निर्माता जवाहरलाल नेहरू थे। और 5 वर्तमान में देश के नीति आयोग नियोजन का प्रमुख आरंभ है। ठीक है, तो 2 3 5 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 58 के लिए,
नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में उसके प्राप्त होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4, 2। ठीक है, यानी कि पहले हो जाएगा 1 सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, फिर हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन, फिर हो जाएगा कर्मचारियों के लिए निर्वाह वेतन इत्यादि, और फिर हो जाएगा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। ठीक है, 1, 3, 4, 2 यहाँ पे सही कूट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताने हैं। तो सबसे पहला 1, भारत में चुनाव सुधार अत्यधिक अपेक्षित है। ठीक है, उसके बाद है 2, बीपी जीवन रेड्डी समिति ने चुनावों के राज्य वित्त पोषण का विरोध किया था। और सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति ने चुनाव में राज्य वित्त पोषण का समर्थन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ABC सही उत्तर हो जाएगा। ABC इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्थानीय शासन पर निम्नलिखित समितियों को सही कालानुक्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ये 1, 4, 3, 2, यानी कि 1, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, यानी कि पहले अशोक मेहता समिति, फिर थुंगन समिति, फिर GV राव, फिर ML सिंधिवी समिति। 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2। ठीक है, जो यहाँ पे आंसर बताया गया है 1, 4, 3, 2। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 61 के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को इंगित कीजिए। संविधान ने चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए योग्यता को परिभाषित किया है। संविधान ने चुनाव आयुक्त को हटाने के आधार को परिभाषित नहीं किया है। तो इसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर कौन सा है? 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना चाहता है? संवैधानिक दर्जा, वित्तीय स्वायत्तता और वंचित वर्गों की सशक्तिकरण। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 को उत्तर माना गया है। ठीक है, 1, 2, 3 को यहाँ पे उत्तर क्या है? माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। पहला कह रहा है अविश्वास प्रस्ताव में नैतिक अधमता का अपमान या लांछन सम्मिलित नहीं है, बल्कि यह सरकार की नीति की अस्वीकृति है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कथन कह रहा है महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति का सार्वजनिक जीवन तबाह हो जाने के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय किसने कहा है? अर्ध संघीय किसने कहा है? KC बियर ने कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ग्राम, खंड, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ठीक है, त्रिस्तरीय संरचना यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ठीक है, 65 के लिए आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 66 नंबर। 66 कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सत्य कथन हमें जो है वो देखना है। तो यहाँ पे A हमारा सही हो जाएगा, कल्याण प्रशासन का विकास औद्योगिक समाजों में हुआ। B सही हो जाएगा, इसने औद्योगिक समाजों की सामाजिक समस्याओं का हल करने का प्रयत्न किया। C सही हो जाएगा, इसका संबंध निर्धन, बीमारी और अन्य कष्ट मुद्दों से है। और D, इनमें लोगों को कई सामाजिक सेवाओं को प्रदान करना शामिल है। तो इस तरीके से ABCD यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे पहुँचते हैं। A और R कथन देखना है। कथन A देखते हैं। मैक्स वेबर की निर्मिति में नौकरशाही को सिविल सेवाओं के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। और तर्क कह रहा है वेबर की निर्मिति में विशेषता मूल्य निरपेक्षता है
तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं है। ए आर बोथ आर द करेक्ट बट आर इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है बताना है। नवलोक प्रबंधन, ठीक है, नवलोक प्रबंधन का विचार 1950 के दशक में आया। क्रिस्टोफर हुड इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं, सही है। बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए मानक उपचार है, सही है। और यह 3E को अवलंबित करता है, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? BCD यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से 68 के लिए हमारा BCD सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं 69 की तरफ। 69 कह रहा है लोक प्रशासन सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक यंत्र है। कथन कह रहा है 18वीं शताब्दी में जर्मन विद्वान अकादमिक अन्वेषण की शाखा की ओर आकर्षित हुए थे। तो इसका ए और दोनों कथन सत्य हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है, चलिए 30 प्रश्न और प्रश्न संख्या 70। नवलोक प्रशासन में कौन से तत्व शामिल हैं? तो 1 2 3 4 5 सारे ही शामिल हैं। सही उत्तर है 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑल आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया है? एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया है तो किसने नहीं किया है? गुलिक ने और हरमन साइमन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 and 3 इज करेक्ट। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसे कृत्य सूचक निर्देशन की अवधारणा दी है? किसने कृत्य सूचक निर्देशन, फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, हिंदी में लगता है कि क्या ही पूछ लें, कृत्य सूचक निर्देशन, इतना टफ टर्मोलॉजी यूज़ कर लेते हैं कि पढ़ के ही घबरा जाए, कृत्य सूचक निर्देशन। ठीक है, चलिए, पर इंग्लिश में कई बार पढ़ के आंसर हो जाता है। तो FW टेलर, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। घौंच पाँच हो गई, थोड़ा मिटा देती हूँ। FW टेलर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लूट पद्धति किसके काल में प्रधानता पाई गई थी? तो राष्ट्रपति जैक्सन के। ठीक है, जैक्सन के। अगला है निष्पादन बजट कब शुरू किया गया था भारत में? तो 1968 में। ठीक है, 1968 में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किन लोक सेवाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है? तो कौन कौन सी है? A, B और D। A, B और D। ठीक है, प्रशासनिक सेवा, वन सेवा और भारतीय न्यायिक सेवा। ठीक है, ये A B D अखिल भारतीय सेवाएं। अच्छा, ये पूछ रहा है भारतीय संविधान में किसका वो किया गया है। ठीक है, तो A B D इसका सही उत्तर। ACD, ABD नहीं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ABD नहीं, बल्कि इसका सही उत्तर हो जाएगा A, C और D। ठीक है, A, C और D। हाँ, वही मुझे लगा कि पुलिस सेवा को कैसे छोड़ देंगे, पुलिस सेवा तो है ही, तो ये भी हो जाएगा प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और भारतीय न्यायिक सेवा। ठीक है, वही मुझे लगा कि पुलिस सेवा को कैसे छोड़ सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ACD। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 76। निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है? तो सेवाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, UPSC से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सीधी भर्ती के संबंध में सही नहीं है? तो इट वाइडेंट द रेवेन्यू ऑफ प्रमोशन, यह है पदोन्नति के मार्ग को प्रशस्त करती है, इसका संबंध सीधी भर्ती से नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कौन से अनुच्छेद प्रादेशिक संस्थाओं से संबंधित हैं? तो 52 और 54। ठीक है, 52 से 54 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ है मनुष्यों की शक्ति से दूसरों के मस्तिष्क और कार्यों के ऊपर हो, किसने कहा है? तो मॉर्गेनथाउ ने कहा है। ठीक है, मॉर्गेनथाउ सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 80। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय हित का तत्व नहीं है? तो युद्ध, वार,
राष्ट्रीय हित का तत्व जो है वो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 के लिए, शीत युद्ध के समय लाई गई मार्शल योजना का क्या निहितार्थ था? तो पश्चिमी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। निम्नलिखित जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों को कालानुक्रम में लगाइए। इनको कालानुक्रम में लगाना है। ठीक है, तो 1 2 4 3 1 2, ठीक है, 4 3, ठीक है, ये यहाँ पे क्रम हो जाएगा। ये क्रम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83। किसका मत है कि भारत में नैतिक मूल्यों ने इसकी विदेश नीति को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और विविधता में एकता के सिद्धांतों पर चलने का आधार प्रदान किया है? तो थॉटसन, बोजस्की, वाइगॉस्की या वोजस्की जो भी कह सकते हैं, उनका ये कथन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एटम फॉर पीस नामक निशस्त्रीकरण योजना का विचार किसने दिया था? तो ड्वाइट आइजनहॉकर ने। ठीक है, आइजनहॉकर या आइजनहावर जो भी इनको हम पढ़ते हैं, उन्होंने ये दिया था। ठीक है, चलिए 85 के लिए आगे हैं हम। 85 में देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व के अंतर्गत आतंकवाद के प्रचार के कौन से हैं? तो क्रांतिकारी आतंकवाद और उप क्रांतिकारी आतंकवाद। ठीक है, और विचारधारात्मक आतंकवाद, जैव आतंकवाद और पर्यावरणीय आतंकवाद। तो ये दोनों क्या हैं? सही है। ठीक है, अगला है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86। शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो बर्नार्ड बारूच। ठीक है, आसान प्रश्न। कोलंबो समझौता 1962 में किससे संबंधित है? चीन सीमा विवाद। ठीक है, ये हमने किया भी था अपने रिवीजन सीरीज में। आसान सवाल। अगला देखते हैं 88। ये थोड़ा घुमाने वाला सवाल था। निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्दों का प्रयोग किया था? शब्दों का प्रयोग किया था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इसको घुमा दिया गया था। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सबसे पहले इन शब्दों का प्रयोग किया था। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय छलावा कहा था? तो ये कहा था कर्नल गद्दाफी ने। ठीक है, किसने कहा था? कर्नल गद्दाफी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, भारतीय विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह शांति, मित्रता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सचिव गुटों से मध्य सेतु की नीति है। दूसरा, यह साम्राज्यवाद, जातिवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर राइट। ठीक है, चलिए अंतिम 10 प्रश्नों की ओर मुड़ते हैं। 91। निम्नलिखित में से किस आयोग या निकाय का गठन 1964 में हुआ था? तो किसका हुआ था? केंद्रीय सतर्कता आयोग का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं डी में क्या क्या बताया गया है। बी, डी और ई, बी, डी और ई। ठीक है, बी, डी और इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। सुशासन और विकास के लिए भागीदारी उन्मुख समाज का विश्व बैंक की रिपोर्ट पर कब बल दिया गया था? तो 1992 में। सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन सी समिति ने भारत में O&M संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? तो एपलबी समिति ने सिफारिश की थी O&M की। चलिए अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारत में न्यायपालिकाओं के कौन से कार्य हैं? न्यायपालिकाओं के कौन से कार्य हैं? भूमि उपयोग का विनियमन और पारिस्थितिकी आयामों की प्रोन्नति, सांस्कृतिक क्रियाकलाप और उद्योग का संचालन। ठीक है, तो पहला इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तुलनात्मक राजनीति के लिए निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण द्वारा तुलनात्मक अध्ययन का अनुभवजन्य तरीका प्रस्तुत किया था? तो इसका हो जाएगा बिहेवियरलिज्म या फिर व्यवहारवाद। सही उत्तर। 97। आधुनिक कैडर पार्टी की अवधारणा किसने दी थी? तो किसने दी थी? रूड कूले।
रूडकुले, ठीक है, रूडकुले ने दी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। डेविड ईसन ने राजनीतिक व्यवस्था की दृढ़ता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुशासन के मूल से ली है? तो ये ली है उन्होंने जैविक विज्ञान के, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस के। क्वेश्चन नंबर 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण पर ग्रेबिल आमंद के कार्य को प्रेरित किया था? तो इसका हो जाएगा टालकोट पार्सन्स। सही उत्तर हो जाएगा टालकोट पार्सन्स। अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति या सत्ता की विशेषता नहीं है, बताना है। तो इसका है, इसका प्रत्यायोजन नीचे से होता है। इट इज़ ऑलवेज डेलीगेटेड बिलो। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 100 प्रश्न जो है अपने वो पूरे कर लिए हैं। 100 प्रश्नों के आंसर मैंने सिर्फ ऑप्शन पढ़े हैं, इसलिए कि ना सिर्फ इसमें क्वेश्चन आगे पीछे हैं, आपको अपनी सीरीज़ में अलग अलग मिलेंगे, उसी तरीके से आपको ऑप्शंस भी सही मिलेंगे, ऊपर नीचे मिलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये 100वां क्वेश्चन देखा है तो मेरी इस सीरीज़ में 100 है, हो सकता है आपका 51वां क्वेश्चन हो, ठीक है, हो सकता है आपका 51 नंबर पे हो। और यहाँ पे मुझे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है इसका प्रत्यायोजन के नीचे, पर ये वाला ऑप्शन हो सकता है आपको डी में मिल रहा हो। तो अगर आप ए बी सी डी से मिलाएंगे तो आपका गलत आप मैच करेंगे, इसलिए आप ऑप्शन को पढ़ के मिलाइए कि इसका प्रत्यायोजन नीचे से होता है, ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है। हो सकता है आपको डी ऑप्शन में मिल रहा हो, तो मेरा यहाँ बी करेक्ट हो रहा है, जबकि आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आप इस चीज़ को क्लियर कर लिए होंगे। थोड़ा सा मुश्किल है पर इतना मुश्किल भी नहीं है, आप लोग आसानी से अपनी आंसर की को मैच कर लेंगे। जहाँ भी कन्फ्यूज़न होने की संभावना थी वो मैंने क्लियर कर दिया है, इसीलिए मैंने ऑप्शन का कहीं भी नाम नहीं लिया है, सिर्फ पूरा आंसर पढ़ के बताया कि क्या आंसर है। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी दोस्त परेशान हो रहे हैं, जो भी अचीवर्स आंसर की को मिलाने के लिए परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी दूर हो सके और मेरी मेहनत सफल हो सके। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। और मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट आपके आंसर्स के लिए, और मेरे साथ भी अपने आंसर्स, अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।